जय हिंद दोस्तों, स्वागत है परीक्षा प्रहरी में। आज हम पढ़ेंगे बिहार की 2011 का जनगणना, जो बिहार की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा विषय है बिहार की जनगणना। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये किसी भी राज्य की पूरी कहानी बताते हैं। लेकिन इन आंकड़ों में सीधे जाने से पहले क्यों ना थोड़ा इसके इतिहास पर नजर डालें। मतलब भारत में ये जनगणना का सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये आंकड़े आते कहाँ से हैं। देखिए, भारत में जनगणना की जो पहली कोशिश हुई वो थी 1872 में। अच्छा, लॉर्ड मेयो के समय में। पर वो कह सकते हैं एक अधूरी कोशिश थी। मतलब पूरे देश को एक साथ कवर नहीं किया गया था। नहीं, पहली बार जो एक व्यवस्थित और जिसे हम कहते हैं नियमित जनगणना, उसकी शुरुआत हुई 1881 में। ओके, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। जी, लॉर्ड रिपन के समय में। और तभी से ये हर 10 साल पर नियमित रूप से हो रही है। अच्छा, तो नियमित जनगणना का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। और आजादी के बाद स्वतंत्र भारत की अपनी पहली जनगणना कब हुई? आजादी के बाद हमारी पहली जनगणना हुई 1951 में। और ये एक बहुत बड़ा मौका था। मतलब पहली बार हम समझ रहे थे कि एक नए राष्ट्र के तौर पर हमारी आबादी कितनी है और योजनाएं कैसे बनानी है। बिल्कुल, इसी जनगणना ने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की नींव रखी थी। इसमें एक और दिलचस्प पहलू है जातिगत जनगणना का, जो आजकल भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हाँ, आजादी से पहले 1931 में जाति के आधार पर जनगणना हुई थी। उसके बाद स्वतंत्र भारत में ये फिर नहीं हुआ। और अगर खास तौर पर बिहार की बात करें तो जब 1936 में बिहार ओडिशा से अलग हुआ, हाँ, एक नया राज्य बना। जी, उसके बाद उसकी पहली पृथक जनगणना 1941 में हुई थी। अच्छा, तो बिहार की अपनी एक अलग पहचान के साथ पहली जनगणना 1941 में। तो अब आगे क्या? अगली राष्ट्रीय जनगणना कब तक हो सकती है? देखिए, ये 2021 में होनी तो थी, लेकिन कोविड की वजह से टल गई। हाँ, वो तो टलनी ही थी। अब जो प्रस्तावित तारीख है वो है 1 मार्च 2027। और अगर ये होती है तो ये भारत की 16वीं और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी। चलिए, अब सीधे आते हैं बिहार के 2011 के आंकड़ों पर। सबसे बड़ा सवाल जनसंख्या के मामले में बिहार देश में कहाँ खड़ा है? 2011 के हिसाब से बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। तीसरा? पहले दो कौन थे? पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद बिहार। और आबादी थी कितनी? कुल जनसंख्या थी 10,40,99,452। बाप रे। इसको ऐसे समझे कि ये भारत की कुल जनसंख्या का करीब 8.6% हिस्सा है। 10,40,00,000। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। और जो हाल ही में बिहार में जातिगत सर्वेक्षण हुआ है 2022-23 का, उसने तो इस आंकड़े को और भी बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल, उस सर्वेक्षण के अनुसार तो अब बिहार की आबादी 13,07,25,310 के पार हो चुकी है। मतलब जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार काफी तेज है। बहुत तेज। 2011 के आंकड़ों में अगर लिंग के हिसाब से देखें तो आबादी में करीब 52.14% पुरुष और 47.86% महिलाएं थीं। और अगर जिलों के स्तर पे देखें, सबसे ज्यादा आबादी का बोझ किन शहरों पर है? स्वाभाविक रूप से राजधानी पटना लिस्ट में सबसे ऊपर है। अच्छा, उसके बाद पूर्वी चंपारण और फिर मुजफ्फरपुर का नंबर आता है। ये वो इलाके हैं जो जनसंख्या के केंद्र बने हुए हैं। और इसका उल्टा भी होगा। कौन से जिले हैं जहां आबादी सबसे कम है? सबसे कम आबादी वाले जिलों में शेखपुरा सबसे ऊपर है, फिर शिवर और उसके बाद अरवल। एक और आंकड़ा जो बिहार की आत्मा को दिखाता है वो है ग्रामीण और शहरी आबादी का अनुपात। मुझे लगता है यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर होगा। बहुत बड़ा। बिहार की लगभग 88.7% आबादी आज भी गांव में रहती है। 88%? जी, इसका मतलब है कि शहरी आबादी सिर्फ 11.3% है। ये आंकड़ा बताता है कि बिहार आज भी दिल से एक ग्रामीण प्रदेश है। सिर्फ 11.3% शहरीकरण, ये तो राष्ट्रीय औसत से बहुत ही कम है। तो जाहिर है सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाला जिला पटना ही होगा। हाँ, पटना में करीब 43.48% आबादी शहरों में रहती है, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। और सबसे कम? सबसे कम नगरीय जनसंख्या समस्तीपुर में है। ये दिखाता है कि विकास और शहरीकरण कुछ ही केंद्रों तक मतलब सीमित है। जनसंख्या की बात हो रही है तो दशकीय वृद्धि दर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। 2001 से 2011 के बीच बिहार की आबादी किस रफ्तार से बढ़ी? इस दशक में बिहार की आबादी 25.1% की दर से बढ़ी। 25%? जी, 25.1%। और ये देश में छठे स्थान पर थी।
मतलब राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा। कल्पना कीजिए, हर 10 साल में राज्य की आबादी 1/4 बढ़ जाती है। इसका सीधा असर तो संसाधनों पर पड़ता होगा। बिल्कुल, नौकरियों पर, बुनियादी ढांचे पर, हर चीज पर। 1% तक पहुंच गई थी। 31%। ये एक असाधारण आंकड़ा है। जी। वहीं दूसरी तरफ गोपालगंज में ये वृद्धि दर सबसे कम थी, 19%, जो कि फिर भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा ही है। जनसंख्या वृद्धि की ये तेज रफ्तार हमें सीधे अगले और शायद बिहार के सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े पर ले आती है, जनघनत्व। सही पकड़ा आपने। 2011 में बिहार का जनघनत्व था 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1106? जी, ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा? हाँ, आसान भाषा में समझे तो जहां पूरे भारत में औसतन 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, वहीं बिहार में उसी जगह पर 1106 लोग रहते हैं। मतलब जमीन पर दबाव लगभग 3 गुना ज्यादा है। बिल्कुल। इसका असर हर चीज पर पड़ता है। खेती के लिए जमीन कम होना, सड़कों पर भीड़, अस्पतालों में, स्कूलों में दबाव। और अगर जिलों में देखें तो शिवहर का नाम अक्सर सुनने में आता है। हाँ, शिवहर में ये घनत्व 1880 तक पहुंच जाता है। बाप रे! शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली, ये वो जिले हैं जहां जमीन पर सबसे ज्यादा बोझ है। और सबसे कम बोझ वाले जिले कौन से हैं? सबसे कम जनघनत्व कैमूर में है, लगभग 488। ये भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा ही है, लेकिन बिहार के हिसाब से बेहतर है। कैमूर के बाद जमुई और बांका का नंबर आता है। ये थोड़े पहाड़ी और जंगली इलाके हैं, इसलिए आबादी कम है। चलिए अब समाज के एक और महत्वपूर्ण पहलू यानी लिंगानुपात पर बात करते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 2011 में बिहार का लिंगानुपात था 918। 918? ये राष्ट्रीय औसत से तो कम ही होगा। हाँ, राष्ट्रीय औसत 943 से काफी कम था। इस मामले में बिहार देश में 24वें स्थान पर था। मतलब हम नीचे से गिन रहे थे। जी, निचले पायदान पर। यह आंकड़ा समाज में महिलाओं की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन अगर बच्चों की बात करें, शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष की आयु में, वहां स्थिति थोड़ी अलग थी। बिल्कुल। जिलों में क्या स्थिति थी? क्या कोई ऐसा जिला था जहां का आंकड़ा उम्मीद जगाता हो? हाँ बिल्कुल, गोपालगंज इस मामले में एक हीरो की तरह उभरता है। अच्छा। वहां लिंगानुपात था 1021। 1021? मतलब 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं। जी, ये एक शानदार आंकड़ा। ये तो कमाल है। राष्ट्रीय औसत से भी कहीं बेहतर। लेकिन क्या ये वाकई महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है या इसके पीछे कोई और कहानी है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका बड़ा कारण है पुरुषों का रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर पलायन। अच्छा, माइग्रेशन। जी, गोपालगढ़ी, सिवान, सारण, ये वो इलाके जहां से बहुत बड़ी संख्या में पुरुष काम के लिए दूसरे राज्यों या देशों में जाते हैं। तो ये आंकड़ा हमें सिर्फ महिलाओं की संख्या नहीं, बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था की एक झलक भी देता है। बिल्कुल। और सबसे चिंताजनक स्थिति किस जिले में थी? सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में था, सिर्फ 876। 876? गोपालगंज और मुंगेर में तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत ज्यादा। ये राज्य के भीतर की असमानता को दिखाता है। किसी भी समाज की तरक्की का सबसे बड़ा पैमाना उसकी साक्षरता दर होती है। इस मोर्चे पर बिहार की क्या तस्वीर थी? दुर्भाग्य से यहाँ तस्वीर अच्छी नहीं है। 2011 में बिहार की कुल साक्षरता दर सिर्फ 61.8% थी। सिर्फ 61%? जी, और ये देश में सबसे कम थी, 35वें स्थान पर। मतलब हम हर पैमाने पर सबसे नीचे थे। और इसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच का अंतर तो और भी ज्यादा चिंताजनक रहा होगा। बहुत ज्यादा। पुरुष साक्षरता दर जहां 71.2% थी, वहीं महिला साक्षरता दर केवल 51.5%। 51? मतलब लगभग 20% का अंतर? हाँ, इसका मतलब है कि राज्य की आधी महिलाएं पढ़ लिख नहीं सकती थीं। ये पीढ़ियों को पीछे धकेलने वाली बात है। जाहिर है जिलों में भी ये खाई दिखती होगी। सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन सा था? रोहतास। वहां की साक्षरता दर 73.4% थी, जो राज्य के औसत से काफी बेहतर है। अच्छा। रोहतास के बाद पटना और भोजपुर का नंबर आता है। और दिलचस्प बात यह है कि रोहतास न सिर्फ कुल साक्षरता में, बल्कि पुरुष और महिला साक्षरता दोनों में ही राज्य में अव्वल था। तो रोहतास एक उम्मीद की किरण जैसा है। और स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर सबसे कम साक्षरता? सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया में थी, सिर्फ 51.1%। मतलब वहां लगभग आधे लोग निरक्षर थे। जी, पूर्णिया के साथ साथ सीतामढ़ी और कटिहार भी सूची में नीचे थे।
और अगर हम खास तौर पर महिला साक्षरता की बात करें तो सबसे बुरी स्थिति कहाँ थी? न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा में दर्ज की गई थी। सहरसा में? जी। और उसके बाद मधेपुरा और पूर्णिया का स्थान था। ये दिखाता है कि राज्य के कुछ हिस्सों में लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देना कितनी बड़ी चुनौती है। इन आंकड़ों के बाद अब स्वास्थ्य से जुड़े कुछ संकेतों पर नजर डालते हैं, जैसे जन्म दर और मृत्यु दर। 2011 के अनुसार बिहार में जन्म दर 26.1 प्रति हजार थी। हालांकि 2023 के डेटा में ये घटकर 25.8 हुई है। और मृत्यु दर? मृत्यु दर लगभग 8 व्यक्ति प्रति हजार जनसंख्या पर है। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है शिशु मृत्यु दर, यानी 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। जी। यह आंकड़ा प्रति हजार जीवित जन्मों पर 38 था। ये राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण और जागरूकता की स्थिति को दिखाता है। हालांकि इसमें पहले से काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। अंत में हम जातीय जनसंख्या पर एक नजर डालते हैं, खासतौर पर SC यानी अनुसूचित जाति और ST यानी अनुसूचित जनजाति के वितरण पर। 2011 के अनुसार सबसे अधिक SC यानी अनुसूचित जाति की आबादी गया जिले में केंद्रित थी। गया में? जी। और सबसे कम SC आबादी वो किशनगंज जिले में पाई गई थी। अच्छा, किशनगंज में? हाँ, किशनगंज की अपनी एक अलग डेमोग्राफी है। और ST यानी अनुसूचित जनजाति की क्या स्थिति है? बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी ज्यादातर कुछ खास इलाकों तक ही सीमित है। सबसे ज्यादा ST आबादी पश्चिमी चंपारण में निवास करती है, जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ इलाका है। जी बिल्कुल, वो जंगली और पहाड़ी इलाका है। और न्यूनतम ST आबादी खगड़िया जिले में दर्ज की गई थी। तो ये थे बिहार की जनगणना के कुछ मुख्य आंकड़े। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बिहार की चुनौतियों और संभावनाओं का एक पूरा खाका खींचते हैं। बिल्कुल, ये आंकड़े हमें बताते हैं कि बिहार को अपनी बढ़ती आबादी के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के कितने बड़े इंतजाम करने हैं। सही बात है। जनघनत्व एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन यही युवा आबादी अगर हुनरमंद हो जाए तो ये बिहार की सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। ये वाकई एक दिलचस्प विरोधाभास है। तो इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है? सोचने वाली बात यह है कि ये 2011 के आंकड़े हैं जो अब एक दशक से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। हाँ, ये तो है। आज जमीनी हकीकत काफी बदल चुकी होगी। तो एक सवाल ये उठता है कि जब अगली जनगणना के आंकड़े आएंगे तो बिहार की कहानी में सबसे बड़ा बदलाव हमें किस क्षेत्र में देखने को मिल सकता है? क्या वो साक्षरता होगी, या शहरीकरण होगा, या फिर जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार? और वो जो भी बदलाव होगा वो बिहार के भविष्य को कैसे तय करेगा?